जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सच एग्जाम के नए क्लास में। आज हम आपके लिए लाए हैं जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एनटीपीसी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कि एनटीपीसी के पिछले पेपर में पूछा गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और आप एनटीपीसी या ग्रुप डी से हैं तो इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1985 से 1986 के बीच हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस वर्ष नोट जारी करना शुरू किया था? जो आरबीआई ने किस वर्ष नोट जारी करना शुरू किया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1938 में। और आप लोग साथ साथ आप जिनको आंसर मालूम होगा वो कमेंट में बताते चलेंगे, इससे ये मालूम चलेगा कि आपको कितना क्वेश्चन तैयार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नोट और सिक्कों पर अशोक स्तंभ का चिन्ह किस वर्ष से अंकित होने लगा? यानी भारतीय नोट और सिक्कों पर अशोक स्तंभ का चिन्ह किस वर्ष से अंकित होने लगा? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1949 ईस्वी से नोट और सिक्कों पर अशोक स्तंभ का चिन्ह अंकित होने लगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मोती की माला किस प्रकार के बादलों को कहा जाता है? जो मोती का माला है वो किस प्रकार के बादलों को कहा जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पक्षाव मेघ को मोती की माला के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार को सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? भारत सरकार को सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। जो अप्रत्यक्ष कर है उससे भारत सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, एके झा हमारा अगला प्रश्न है, एके झा समिति किस विषय से संबंधित है? जो एके झा समिति है वो किससे संबंधित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। जो एके झा है वो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर ओसबोर्न स्मिथ। जो सर ओसबोर्न स्मिथ है वो भारत के रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? जो सिक्योरिटी पेपर मिल है वो कहाँ स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होशंगाबाद। जो होशंगाबाद है वहाँ सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम आलंग सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? जो प्रथम आलंग सिख युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1845 से 1846 के बीच हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? जो भारतीय राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान पूछा है किस क्षेत्र में? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय क्षेत्र में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय क्षेत्र में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? जो हमारा कथन है, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना का। जो मोहम्मद अली जिन्ना है उन्होंने ही कहा था भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23 मार्च 1931 को दी गई थी। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रेटर। जो क्रेटर है वो ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग
किया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिक्टर स्केल। जो रिक्टर स्केल है वो भूकंप की तीव्रता को मापने का काम करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नदी द्वारा कटाव और काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो नदी द्वारा कटाव या काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपर्दन। जो अपर्दन है वो नदी के कटाव या काटने की प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा क्यों नहीं बनाती है? जो नर्मदा और ताप्ती नदी है वो डेल्टा क्यों नहीं बनाती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये पश्चिम की ओर बहती है। ये पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए ये दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहते हैं? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहते हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस्चुरी कहते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसे एस्चुरी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में उत्पन्न चक्रवात को क्या कहा जाता है? जो हिंद महासागर में उत्पन्न चक्रवात को क्या कहा जाता है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइक्लोन कहते हैं। जो हिंद महासागर में उठता है उसे साइक्लोन कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चट्टानों में गर्म और तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? चट्टानों में गर्म और तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्मा कहते हैं। जो चट्टानों में गर्म और तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्मा कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांगो देश में वनों को किस देश में वनों को वन का देश कहा जाता है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है? सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार मिस हो गया है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांगो को वनों का देश कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में है? विश्व में पूछा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मकाऊ देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीका के ऊसर घास के मैदान को क्या कहते हैं? अफ्रीका के ऊसर घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सवाना कहते हैं। अफ्रीका के ऊसर घास को सवाना कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर आप तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये अच्छा बात नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास में मैदानों को क्या कहते हैं? जो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेयरी कहते हैं, प्रेयरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? यानी कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च दाब से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाला पवनों को क्या कहते हैं? जो उच्च दाब से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाले पवनों को क्या कहते हैं, यानी हवाओं को क्या कहते हैं? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यापारिक पवन। जो व्यापारिक पवन है वो उच्च दाब के मुख्य रेखा की ओर चलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन को कब और कहाँ गाया गया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1896 ईस्वी में गाया गया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 28 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब आधिकारिक रूप से अपनाया गया था? संवैधानिक सभा में राष्ट्रीय गान को कब आधिकारिक रूप से अपनाया गया था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दो देशों के मध्य शिष्टाचार संबंधी नियमों को क्या कहा जाता है? जो दो देशों के मध्य शिष्टाचार संबंधी नियमों को क्या कहा जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो दो देशों से शिष्टाचार संबंधी नियमों को पालन करता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा 30 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं? नोट, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब सभी राज्यों पर लागू होते हैं। यानी कि नोट की बात यह है कि अनुच्छेद 270 हटाने के बाद सभी राज्यों पर लागू होती है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय के नीति निर्देशक तत्व किस राज्य पर लागू नहीं होती, ये पूछा है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू और कश्मीर पे ये लागू नहीं होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अब तक भारत में आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? जो अब तक भारत में कितनी बार आपातकाल लगाया गया है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 बार लगाया गया है। आपातकाल 3 बार लगाया गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों को 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है तो क्या होता है? यानी कोई उम्मीदवार है, उसको कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है तो उसके साथ क्या होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि उसकी जमानत जब्त हो जाती है, यानी कि जो उसकी जमानत है वो जब्त हो जाती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? यानी जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक है वो 1 साल में कितनी बार होती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 बार होती है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो साल भर में 3 बार होती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने की साहस किस संख्या द्वारा की जाती है? जो राज्यों के मध्य विवादों की सुलझाने की जो सलाह है वो किस संस्था द्वारा की जाती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? जो संघ सूची है उसमें कुल कितने विषय हैं? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूरी 100 विषय हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? जो समवर्ती सूची ये पूछा है तो इसमें कुल कितने विषय हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? यहाँ पे अब राज्य सूची पूछा है, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 61 विषय हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन उपलब्धों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन उपलब्धों से संबंधित है? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 18 से संबंधित है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय पूछा है कि कहाँ स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लियोन में, जो लियोन देश है वहाँ पे स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मार्टिना हिंगिस किस खेल से संबंधित है? जो मार्टिना हिंगिस है वो किस खेल से संबंधित है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेनिस से संबंधित है। जो मार्टिना हिंगिस है वो टेनिस से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की अध्यक्ष बनने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन थी? जो विश्व के स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर सुशीला नायर। जो डॉक्टर सुशीला नायर है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारतीय एकमात्र महिला हैं। ये कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।